Alright friends, today we are going to learn about this very important chapter of fundamental rights. It's very important from polity point of view. आपके बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इनको फंडामेंटल क्यों बोलते हैं। ये राइट्स फंडामेंटल क्यों हैं? सिर्फ राइट्स क्यों नहीं है? They are fundamental because they are taken care of by the fundamental law of land. जो ये rights हैं, इनको जो हमारा fundamental law of land है वो protect करता है। And what is our fundamental law of land? It is the Constitution of India. हमारा जो संविधान है, हमारा जो Constitution है, वो protect करता है इन rights को हमारे लिए। आपको ये याद रखना है कि जो ये fundamental rights हैं, these are available to everyone. इसका क्या मतलब है अवेलेबल टू एवरीवन? इसका मतलब है कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को कोई इन्फ्रिंज कर रहा है तो आप डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं डिमांड करने के लिए, एंड द कोर्ट विल प्रोवाइड यू विद दीज फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि ये आपके हमारा जो संविधान है वो आपको प्रोवाइड करता है बाय वर्च्यू ऑफ योर इंडिविजुअलिटी। दैट मीन्स इफ यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ फ्रेंडली एलियन, you will be provided with the fundamental rights, क्योंकि ये हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक अधिकार हैं ये आपके, राइट? सेकेंड, वी मस्ट लुक एट द इम्पोर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इम्पोर्टेंट क्यों है फंडामेंटल राइट्स? आखिर हमारे जो गवर्नमेंट है उसने इतना ज़्यादा इस बात के ऊपर एम्फेसिस क्यों दिया कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए? लुक फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। वी हैव डाइवर्सिटी इन यूनिटी। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि डेमोक्रेसी में किसी की भी आवाज जो है, वॉइस ऑफ पीपल, आम आदमी की आवाज दबनी नहीं चाहिए, शुड नॉट बी डिमिनिश्ड। जो एक आम आदमी है वो अगर अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता है तो वो दबाया नहीं जा सकता। इसके लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इससे हम बनाते हैं। वी मेक अ हेल्दी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और जो हमारी डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, एक जो हमारा देश की जो हमारी डेमोक्रेसी है वो हमेशा बरकरार रहे, डेमोक्रेटिक हमारा जो फैब्रिक है वो हमेशा बना रहे। इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे। इनको कोई इन्फ्रिंज नहीं कर सकता, आपसे कोई चुरा नहीं सकता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि आखिर ये फंडामेंटल राइट्स है क्या। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स, वी मस्ट रिमेंबर दैट दे आर अ पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इनको हमने बोरो किया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत पेपर्स में आया है, और पार्ट 3 भी। कई बार आपसे ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है उसमें क्या चीज इंक्लूडेड है, तो आपको पता होना चाहिए इट इज फॉर फंडामेंटल राइट्स, एंड सेकेंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। ये हमने यूएस से लिया है, राइट? अब फ्रेंड्स, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे वी हैड 7 फंडामेंटल राइट्स। शुरुआत के टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। अब कितने हैं? अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जो एक फंडामेंटल राइट था वो कौन सा था जो रिमूव हो गया है? दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस। मल्टीपल PYQs आप उठा के दे सकते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बहुत बार। तो व्हाट वाज दिस? दिस वाज एक्चुअली आर्टिकल 31 ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ये अब हटा के एक लीगल राइट बना दिया गया है। ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब ये एक लीगल राइट है। और ये कैसे हुआ? दिस वाज डन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको एक लीगल राइट बना दिया है, एंड इट इज नाउ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 300A। आर्टिकल 300A इज नाउ राइट टू प्रॉपर्टी। और ये आपको याद रखना है, ये एक लीगल राइट है, ये अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है। इसी वजह से
7 फंडामेंटल राइट्स से चेंज होके अब हमारे पास सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस स्लाइड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस आपके यहीं से बन जाएंगे। एक तो ये कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, दूसरा कि हमने इसको यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तीसरा कि पहले 7 थे अब 6 हो गए हैं, एंड देन फाइनली जो निकला है राइट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी हैज बिकम अ लीगल राइट अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड ये अब आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं वो फंडामेंटल राइट्स जो अभी भी हमारे पास हैं। सो लेट्स लुक एट देम। वी आर प्रोवाइडेड विद 6 फंडामेंटल राइट्स, जैसे हमने अभी बात की। तो नंबर 1 है राइट टू इक्वालिटी। तो आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें से पहला जो राइट है आपका, दैट इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी, एंड दिस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक आपका राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद जो दूसरा राइट हमें दिया गया है, दैट इज योर राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, और ये प्रोवाइडेड है फ्रॉम आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19 से 22 जो है ये आपका राइट टू फ्रीडम है। नंबर 3 अगर हम देखें तो ये है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब आपका शोषण नहीं किया जा सकता, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 23 एंड 24। 2 आर्टिकल हैं जो आपको एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करते हैं। चौथा है आपका राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन। राइट टू योर रिलीजन, हमारी जो कंट्री है वो सेक्युलर है, ये बात हम सबको मालूम है। अगेन ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि जो हमारी कंट्री सेक्युलर है इसके प्रूफ क्या है, तो उसमें आपको याद रखना है इवन फंडामेंटल राइट्स आर अ प्रूफ दैट अ कंट्री इज सेक्युलर, और ये आपको प्रोवाइड किया गया है फ्रॉम आर्टिकल 25 टू 28 में। ये 3 आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट टू रिलीजन प्रोवाइड करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ राइट दैट प्रोवाइड्स सेक्युलरिज्म टू आवर कंट्री। तो कई बार पूछ लेते हैं प्रूफ ऑफ सेक्युलरिज्म, दिस इज ऑल्सो अ प्रूफ। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है आपके एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। जो आपके एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ये कहाँ प्रोवाइडेड है? दीज हैव बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 29 एंड 30। 2 आर्टिकल हैं जो आपको एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। And finally, the 6th and a very important fundamental right is your right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. Very important right. बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है। दिस इज योर आर्टिकल 32। मैं इसको अलग कलर से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने कि हमारा संविधान बनाया है, फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने इसको बोला था द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चंस बने हुए हैं बहुत बार कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल है। सो दैट इज योर आर्टिकल 32। ये आपका राइट है टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसका मतलब है कि अगर आप संविधान में किसी तरीके का चेंज लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू मेक अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन आप कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, एंड यू कैन, इफ द चेंज इज फिजिबल, द कोर्ट विल अलाउ यू टू मेक दैट चेंज, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। नाउ अब हम एक एक करके सारे आर्टिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है दैट इज राइट टू इक्वालिटी, राइट। अभी अभी हमने पढ़ा इसमें कौन से आर्टिकल हैं। इसमें है आर्टिकल 14 टू 18, ये 4 हमारे पास आर्टिकल हैं। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका क्या मतलब है? इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, एवरीवन इज इक्वल टू लॉ। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप एक VIP हैं तभी आपका काम होगा। एक कॉमन मैन भी अगर जाके कोर्ट में अपील करेगा तो उसकी बात सुनी जाएगी। हर किसी के लिए लॉ एक जैसा है, न्याय सबके लिए न्याय एक जैसा है। लेकिन हमें इसमें याद रखना है देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस।
टू आर्टिकल 14। हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 की। सबसे पहला है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ये दो एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं। ये किसी भी कोर्ट के लिए आंसरेबल नहीं है अपनी पावर्स या ड्यूटीज को लेके। इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ने, जैसे हमें मालूम ही है कि इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है, तो मान लीजिए कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने, किसी ने भी ऑर्डिनेंस इशू किया, तो ये इस चीज के लिए कोर्ट में आंसरेबल नहीं है। आप इनको कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। दूसरा, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ हम उनके टाइम पे कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब, जैसे हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर की 5 साल की अवधि होती है, प्रेसिडेंट की स्पेसिफिकली, गवर्नर की आज सच मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इस टाइम पे जब प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में हैं, हम उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग को नहीं शुरू कर सकते किसी भी कोर्ट में, ना ही गवर्नर के खिलाफ हम ये कर सकते हैं। हम इनको अरेस्ट या इम्प्रिजन भी नहीं कर सकते। अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ये भी हम नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि अगर हमने इसके लिए हमें प्रोसीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी ना कोर्ट में, हम प्रोसीडिंग ही स्टार्ट नहीं कर सकते, तो अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बारीकी से सुनिए। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है, अभी हमने क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात की थी, अभी हम सिविल देखते हैं। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग है जो इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लिया है जिससे हमको सिविल प्रोसीडिंग चलानी है, तो उसके लिए आपको इनको 2 मंथ का नोटिस देना होगा। 2 मंथ नोटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज स्टार मार्क दिस। जितने भी यूपीएससी के एग्जाम्स हैं, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे ही स्टेटमेंट्स बनाएगा यूपीएससी और आपसे पूछेगा इनमें से गलत कौन सी है या सही कौन सी है। प्लीज रिमेंबर कि जब भी प्रेसिडेंट या गवर्नर के खिलाफ आपको एक सिविल प्रोसीडिंग फाइल करनी है, तो आपको उनको 2 मंथ नोटिस देना ही पड़ेगा। उसके बाद आप उनके खिलाफ ये प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक यहां तक क्लियर है? ये हमने आर्टिकल 14 डिस्कस किया है। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 15। ठीक है, अब हमारा सेकंड आर्टिकल होगा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? दिस प्रिवेंट्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसके बेसिस पे? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स इन्होंने दिए गए हैं, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये कुछ चीजें हैं जिनको लेके कई बार हमने देखा है डिस्क्रिमिनेशन की जाती है लोगों के साथ। तो जो आर्टिकल 15 है वो प्रिवेंट करता है कि इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस हैं। अब हम इसकी एक्सेप्शंस देखते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 15 की। ठीक है, अभी हमने ऊपर 14 की देखी थी, अभी हम आर्टिकल 15 की एक्सेप्शंस देखते हैं। सबसे पहली है कि यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन जो है वो विमेन या चिल्ड्रन के लिए दिया जा सकता है। स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन। क्या मतलब है इस बात का? आपने कई बार देखा होगा, हम बस पे चढ़ते हैं तो कुछ सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड होती हैं फॉर विमेन। तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल 15 ने तो मना किया है, ऐसा सेक्स के बेसिस के ऊपर आपने डिस्क्रिमिनेशन की है हमारे साथ, द बॉयज कैन से दिस, बट नो, आर्टिकल 15 के अंदर ही ये एक्सेप्शंस हैं कि आप फीमेल्स या फिर बच्चों के लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन अलाउड है। सेकेंड, आप अगर किसी भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस या फिर एजुकेशनली जो बैकवर्ड स्ट्राटा है सोसाइटी का, उनके लिए भी आप ये एक्सेप्शंस रख सकते हैं। जैसे हमने देखा है कई स्कूल्स में रिजर्वेशन होती है, ये कोटा होता है रिजर्वेशन का, है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस का। तो वो कहां से आया? वो आया आर्टिकल 15 से। ये आपको याद रखना है। तीसरा, ऐसे ही हम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी ये बना सकते हैं। इन प्रोविजंस को हम उनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी ये किया जा सकता है। ठीक है, ये है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या प्रिवेंट करता है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ये आपको याद रखना है।
अब हम देखते हैं आर्टिकल 16, हमारा अगला आर्टिकल जो है, थर्ड पॉइंट, आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 की तरह ही ये आर्टिकल भी आपका प्रोवाइड करता है आपको डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। दिस गिव्स यू इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो हम किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? जैसे आपने देखा होगा कई बार किसी स्कूल में एससीज एंड एसटीज के लिए है ये प्रोविजन। आपने देखा होगा कई बार स्कूल में जब पोस्ट निकलती हैं फॉर क्लर्क्स या फिर फॉर स्वीपर्स, क्लीनर्स, तो इसमें क्या है, दे डू डिस्क्रिमिनेशन, किसी लोकल आदमी को रख लेते हैं। बट दिस इज अ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द लोकल पीपल एंड इट फॉल्स अंडर द रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज। तो ये एक एक्सेप्शन है जो आर्टिकल 16 में की जा सकती है। ये बैकवर्ड क्लासेस के प्रमोशंस इन द सेंस कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, उसके लिए ये किया जा सकता है। अब हमारा चौथा आर्टिकल है आर्टिकल 17। चौथा आर्टिकल है आर्टिकल 17। दिस इज योर अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आपको मालूम होगा कि फ्रॉम द वैदिक टाइम्स हमारा जो कास्ट सिस्टम था वो बहुत प्रेवलेंट था और उसके चलते अनटचेबिलिटी ने बहुत खतरनाक रूप ले लिया था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये इंश्योर किया कि देश की आजादी के बाद ऐसा ना हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो टर्म अनटचेबिलिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो टर्म अनटचेबिलिटी है वो कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है। पर हमें ये याद रखना है दैट दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस का क्या मतलब है? आपको जेल हो सकती है अगर आप ये करते हैं तो, राइट। तो आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? 17 है ना, तो आप इसको याद रख सकते हैं 17 से खतरा, 17 से खतरा। और खतरा क्या है कि जेल हो जाएगी। तो अनटचेबिलिटी का आर्टिकल है आर्टिकल 17। फाइनली इसी के अंडर हमारे पास पांचवा है आर्टिकल 18। ये क्या करता है? दिस प्रोवाइड्स फॉर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। सॉरी, दिस a little bit of spelling mistake. Abolition of titles. क्या मतलब है इस बात का? जैसे हमें मालूम है कि आजादी से पहले हमारे देश में बहुत प्रिंसली स्टेट्स थी जो आजादी के बाद हमारे देश में ही शामिल हो गई। लेकिन ये आर्टिकल अबॉलिश करता है कि कोई भी अपने आप को हिज हाईनेस, हर हाईनेस ऐसा नहीं कहलवा सकता। हिज हाईनेस या हर हाईनेस नहीं कहेंगे हम। ये अबॉलिश करता है टाइटल्स को। तो इसमें क्या क्या है अबॉलिशन? कि अगर हमें कोई स्टेट हमारे ऊपर कोई टाइटल कॉन्फर करता है, इफ अ स्टेट कॉन्फर्स अ टाइटल वी कैन नॉट यूज इट एक्सेप्ट ऑफकोर्स मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। जैसे हम बोलते हैं ना, लेफ्टिनेंट सो एंड सो, कैप्टन सो एंड सो, मेजर सो एंड सो, ये अलाउड है। लेकिन आप किसी भी और तरीके की कॉनोटेशन नहीं ले सकते। अगर आपको किसी फॉरेन स्टेट ने, कोई फॉरेन स्टेट ने आपके ऊपर कोई टाइटल दिया है आपको, यू कैन नॉट यूज इट। एन इंडियन सिटीजन कैन नॉट यूज इट। अगर कोई फॉरेनर है जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब है कंट्री, इंडिया। इफ अ फॉरेनर इज होल्डिंग एनी स्टेट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट, तो वो किसी और फॉरेन स्टेट से किसी भी तरीके का टाइटल नहीं ले सकता विदाउट द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी तरीके की स्टेटमेंट्स आपकी बनेंगी। दिस इज फॉर फॉरेनर्स। अगेन एन एक्सेप्शन जो आपको याद रखनी है, अगर कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर द स्टेट और उसको कोई और फॉरेन कंट्री कोई टाइटल देना चाहती है, तो उसको प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी होगी, ये मैंडेटरी है। और फाइनली कोई भी फॉरेनर या सिटीजन ऑफ इंडिया अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है स्टेट में, तो वो किसी भी तरीके का प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट
या कोई भी ऑफिस किसी फॉरेन स्टेट के अंडर नहीं होल्ड कर सकता। मान लीजिए आप यहाँ कोई सरकारी नौकरी है जो आप इंडिया में कर रहे हैं, उस नौकरी को करके रहते आप किसी फॉरेन स्टेट में कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारे इंडिजीनियस टाइटल, जैसे कि भारत रत्न जो हमारी ही गवर्नमेंट देती है, भारत रत्न या पद्म विभूषण, ये हमारे इंडिजीनियस टाइटल्स हैं, है ना। तो इनको भी रेसिपिएंट्स एज अ टाइटल यूज नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई एम भारत रत्न सो एंड सो, दैट इज नॉट अलाउड, नॉट इन द टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। कंट्री के बाहर की टेरिटरी में आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, आप कंट्री के अंदर ये यूज नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये था आपका पहला फंडामेंटल राइट, दैट इज योर राइट टू इक्वालिटी। इसमें हमने इसके अंदर आते हुए सारे आर्टिकल्स को देखा है। आपको ये याद रखने हैं बिकॉज इनमें बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जो क्वेश्चंस बन सकती हैं। नाउ हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट क्या था? राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम। अब इसके अंदर है आर्टिकल 19 to 22। अब हम इनको देखते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। सॉरी, जस्ट आई चेंज द कलर ऑफ द पेन। लेट्स लुक एट दिस। सो सबसे पहले है आर्टिकल 19। सबसे पहले आएगा हमारा आर्टिकल नंबर 19। जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट मी चेंज द कलर। अंडर आर्टिकल 19 वी आर गिवन 6 फर्दर फंडामेंटल राइट्स। 6 अलग तरीके के फंडामेंटल राइट्स हमें मिलते हैं। इनका सीक्वेंस एज इट इज ही हमें याद रखना है। तो सबसे पहले है आर्टिकल 19A। What is Article 19A saying? It is giving us freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression. ये हमने बहुत बार सुना है, हम बोलते भी हैं ये that the Constitution gives us the right to speak our thoughts freely. So this comes under Article 19A. और इसी के अंदर हमें ये बात याद रखनी है कि जो ये आपका आर्टिकल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का है, इसमें इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग विच इज अगेंस्ट द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब है कंट्री, इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट द स्टेट देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। आपको स्टेट के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। इफ यू आर स्पीकिंग समथिंग अगेंस्ट द स्टेट दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, अदरवाइज यू आर प्रोवाइडेड विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19B, this gives you the right to assemble peacefully without arms. हथियार लिए बिना आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ये भी आपका राइट है। आर्टिकल 19C है टू फॉर्म एसोसिएशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव्स। हम देखते ही हैं कई तरीके की एसोसिएशंस होती हैं, क्रिकेट एसोसिएशन हो गई, आपकी ड्रामा एसोसिएशन, कई टाइप्स की एसोसिएशंस आप ये बना सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। 19D प्रोवाइड्स यू द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। मान लीजिए आप चंडीगढ़ में रह रहे हैं और आपका मन हुआ टू मूव टू बैंगलोर, तो ये आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा बिकॉज दिस इज योर राइट। देन वी लुक एट द 19E, दिस इज योर राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो वही ऊपर वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम। आप चंडीगढ़ से बैंगलोर आए, आपको बैंगलोर बहुत अच्छा लगा, आपका मन हुआ कि मैं तो बैंगलोर में ही रहूंगा या रहूंगी और यहीं पे मैं नौकरी करूंगी, तो आप ये कर सकते हैं। आर्टिकल 19E आपको ये प्रोवाइड करता है दैट यू डू दिस। सॉरी, जस्ट गिव मी अ मिनट टू चेंज द कलर ऑफ द पेन। नाउ फाइनली वी हैव 19F, ये हमारा 6th राइट है। दिस गिव्स यू द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। आप कोई भी तरीके का प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस कर सकते हैं, ये आपका राइट है। तो ये 6 राइट्स हैं जो आर्टिकल 19 के अंडर आते हैं। आपको इनका सीक्वेंस एज इट इज याद रखना है। एग्जाम में कई बार आपके ऑप्शंस इन सीक्वेंसेस के ऊपर ही आ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका क्या सीक्वेंस है। नाउ इफ यू हैव टू रिमेंबर वन पॉइंट दैट जो आपका आर्टिकल 19 है ये भी 44th अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया था। पहले इसके अंदर काफी राइट्स थे,
लेकिन उनको डिलीट कर दिया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। ऑलराइट, एंड जब हमारे देश में जब भी नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाता है when there is a national emergency। अब नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 352। स्टेट इमरजेंसी में ऐसा नहीं होगा, दैट मीन्स आर्टिकल 365 एंड 56 इनके अंडर ऐसा नहीं होगा। दिस इज एन एक्सेप्शन। अगर गवर्नमेंट चाहे तो लगा भी सकती है, लेकिन अपने आप नहीं। बट आर्टिकल 352 इम्पोज होते ही आर्टिकल 19 खुद ब खुद सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। Now let us look at Article 20. Article 20 क्या है? Under Article 20 you are given protection from conviction for offences. Conviction for offences. इसके अंदर आपको प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब काफी सिंपल है। इसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एक्ट। काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, हम सिंपल भाषा में इसको देखेंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज 9 अगस्त को आपने मर्डर कर दिया, आपका नेबर आपको बहुत तंग कर रहा था, आपने उसका मर्डर कर दिया। आज 9 अगस्त की तारीख को मर्डर की सजा है 20 ईयर्स, लेकिन 10 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया और इसकी सजा बढ़कर 25 साल हो गई। पर क्योंकि आप 9 अगस्त को अरेस्ट हुए थे तो आपकी सजा 20 साल ही रहेगी। ऑल्दो नई सजा 25 साल हो गई है, लेकिन आप 20 साल की ही सजा काटेंगे। इसका मतलब जिस दिन आपने क्राइम किया उस दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का लॉ है आप पे वही अप्लाई होगा, नया लॉ आप पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी बात, आप उससे ज्यादा पेनल्टी भी आपके ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। जैसा हमने अभी अभी देखा, 20 साल की सजा थी अगर उस दिन, तो आपको 20 की ही मिलेगी, आपको 25 की नहीं मिलेगी। नंबर 2 है नो डबल जेओपार्डी, नो डबल जेपर्डी। कई बार आपने ये सुनी होगी बात। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए आपको 2 बार जेल नहीं हो सकती। आपने एक मर्डर कर दिया, उसके बाद अगले दिन आपने एक और मर्डर कर दिया, 2 हो गए आपके मर्डर, तो आपको एक मर्डर की सजा मिलेगी, दूसरे की नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ही ऑफेंस है। तो वो आपने मूवी सुनी होगी ना, 7 खून माफ। उसका मतलब ये है कि अगर आपने एक कत्ल कर दिया तो आप चाहे 7 करो, चाहे 10 करो, चाहे 11, आपको एक मर्डर की सजा हो गई तो आपको दोबारा मर्डर की सजा नहीं होगी। ठीक है, और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन इसका मतलब है नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बिकम अ विटनेस फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। आपको अपने ही खिलाफ गवाही देना जरूरी नहीं है। यू आर अलाउड टू नॉट स्पीक अगेंस्ट योर सेल्फ। अपना ही विटनेस आप नहीं बन सकते। ठीक है, नाउ वी लुक एट द थर्ड आर्टिकल अंडर राइट टू फ्रीडम, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 is your protection of life and personal property and liberty. Protection of life and personal liberty. ये एक बहुत बड़ा जो आपका राइट है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस आते हैं। इसका जो स्कोप है उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपैंड कर दिया था। आपको इसी आर्टिकल के रिलेटेड आपको मेनका गांधी केस याद रखना है। अंडर द मेनका गांधी केस द सुप्रीम कोर्ट हैड वाइडन्ड इट्स स्कोप। ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो इसके अंदर कई तरीके के राइट्स आते हैं, जैसे कि राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू शेल्टर, योर राइट टू हेल्थ। मान लीजिए आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपके शहर में पोल्यूशन बहुत है, इसके लिए क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? क्या आप इसके अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल, आप जा सकते हैं, क्योंकि ये आता है अंडर योर राइट टू हेल्थ, जो कि आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। समझ आइए आपको?
इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें इसी आर्टिकल में 86th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था हमारा, जस्टिस वर्मा कमेटी आई थी जिसने कि कंपल्सरी एजुकेशन का जो अमेंडमेंट है वो लेके आए थे। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ईयर 6 to 14 ईयर्स की एज तक कंपल्सरी एजुकेशन का जो ये प्रोविजन लाया गया था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो दिस मेड अ चेंज टू दिस आर्टिकल और इसी को इंक्लूड करने के लिए हमने आर्टिकल 21A बनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आपको ये याद रखना है। अब हम चलते हैं आगे। हमारा आखिरी आर्टिकल राइट टू फ्रीडम का है आर्टिकल 22। दिस इज योर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी आर्टिकल 20 में ही तो पढ़ा है ये सब। नहीं, ये उससे अलग है। इसमें क्या है, ये प्रोविजन कहता है कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी, शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। क्या क्या चीजें कि आपका ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है। आपको अरेस्ट करने से पहले आपको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, एंड आपको कंसल्ट करने का राइट है। इसका मतलब है आप एक वकील रख सकते हैं अपने लिए, एंड आपको एक लीगल प्रैक्टिशनर भी दिया जाएगा। अगर आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते किसी लॉयर को, तो द कोर्ट शैल गिव यू अ लीगल प्रैक्टिशनर हु विल हेल्प यू विद योर प्रोसीडिंग्स। सॉरी, देयर वाज अ स्पेलिंग एरर। प्रैक्टिशनर, अ लीगल प्रैक्टिशनर हु शैल हेल्प यू आपकी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। Another important point, आपको आपके मैजिस्ट्रेट के आगे 24 घंटे के अंदर अंडर 24 आवर्स यू हैव टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट, एक्सक्लूडिंग योर जर्नी का टाइम। मान लीजिए मैजिस्ट्रेट जो दूर ही बहुत है आपके शहर से, जर्नी टू मैजिस्ट्रेट ये आप इसमें से एक्सक्लूड करेंगे, एंड द प्लेस ऑफ फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ये आप इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। देन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसी मजिस्ट्रेट में के सामने आपको 24 घंटे प्रोड्यूस करना है, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। क्या एक्सेप्शंस हैं? ये प्रोविजन एक एनिमी एलियन को नहीं है अवेलेबल, एंड एनिमी एलियन इज नॉट प्रोवाइडेड विद दिस प्रोविजन। नेचुरली अगर कोई हमारा एनिमी है हम उसको इतने सारे राइट्स क्यों देंगे, राइट। दूसरा, अगर आप डिटेन किए गए हैं फॉर अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? मान लीजिए कोई हैबिचुअल क्रिमिनल है, जैसे कि कोई आदमी है जिसके खिलाफ वायलेंस का एक्शन बहुत बार हो चुका है और वोट्स आने वाले, इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसको अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन अरेस्ट अगर किया जाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना। दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू देम, ठीक है। लेकिन ये वाली डिटेंशन भी कैन नॉट एक्सीड मोर देन 3 months। 3 महीने के बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर मजिस्ट्रेट अप्रूव करते हैं तभी आप इनको रख सकते हैं एक्सटेंशन के लिए, अदरवाइज यू हैव टू रिलीज द पर्सन, राइट। तो ये थे आपके राइट टू फ्रीडम। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें पहला है आर्टिकल 23। दिस प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे आपने कई बार सुना होगा, न्यूज में आता है, हमने कई मूवीज भी देखी हैं जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक्ट किए जाते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस फोर्स्ड लेबर, जिसको हम बॉन्डेड लेबर भी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बेगार भी बोलते हैं। बेगार बोलते हैं ना, बेगार पे लगाए हुए आदमी को, ये आप नहीं कर सकते। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग और बॉन्डेड लेबर या बेगार नहीं कर सकते। दिस इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर आर्टिकल 23। द सेकेंड इज आर्टिकल 24। दिस प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को जो है ये प्रिवेंट करता है आर्टिकल अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम उम्र के जो लोग हैं, जो 14 साल से कम उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं जो, उनको आप लेबर में नहीं लगा सकते अंडर हैजार्डस एक्टिविटीज लाइक माइनिंग, लाइक क्रैकर फैक्ट्री, है ना। ये कुछ ऐसी जगहें हैं जिनमें हैजार्डस
जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं। तो यहाँ पे आप बच्चों को एज लेबर नहीं लगा सकते, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं। दिस इज योर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें 2 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड लेबर, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर। अभी हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसमें पहला है आर्टिकल 25। ये आपको फ्रीडम देता है टू प्रोफेस एनी रिलीजन। यू कैन प्रोफेस एनी रिलीजन। मान लीजिए आप एक हिंदू घर में पैदा हुए हैं या आप एक सिख घर में पैदा हुए हैं, लेकिन बड़े होके यू थॉट दैट आई वांट टू प्रैक्टिस बुद्धिज्म, सो डेफिनेटली यू कैन प्रैक्टिस बुद्धिज्म। देयर इज नो राइट, नोबडी हैज द राइट टू स्टॉप यू। अगर आपका मन है आपका रिलीजन चेंज करने का, यू आर डेफिनेटली अलाउड टू डू सो अंडर आर्टिकल 25। अभी हम देखते हैं आर्टिकल 26। इसमें क्या है? इट गिव्स यू द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, क्या मतलब है इस बात का? रिलीजियस अफेयर्स का क्या मतलब है अभी हम देखते हैं। इसके अंडर आप इस्टैब्लिश एंड मेंटेन कर सकते हैं रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पजेस के लिए। अगर आप कोई मान लीजिए संस्था शुरू करना चाहते हैं, तो आपको संविधान जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको प्रोवाइड करता है ये राइट कि आप ये कर सकते हैं। नंबर 2 है कि आपके यू कैन मैनेज योर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि स्टेट आपके रिलीजियस अफेयर्स में किसी भी तरीके की दखल अंदाजी नहीं करेगी। दे विल नॉट इंटरफेयर विद योर रिलीजन। थर्ड इज यू कैन एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पसेस। जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, हमारी चर्चेज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मूवेबल में जैसे आपने देखा होगा, मंदिरों में भी, बड़े मंदिरों में भी सामान लेके आना है तो उनके पास अपने व्हीकल्स होते हैं, अपने यूटेंसिल्स एंड स्टफ लाइक दैट, सो दैट इज योर मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन इफ ओनली इफ इट इज फॉर रिलीजियस अफेयर्स, so you have the right to own them, and you also have the right to administer such property. You have the right to have administration to such property in accordance with law, in accordance to law. law के बाहर जाकर नहीं, लेकिन law के अंदर रहते हैं आप इनको administer कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। Then we have our article 27. We have your article 27 which gives you freedom from taxation on promotion of religion. जैसे हम देखते हैं कई बार रिलीजियस मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं टू स्पॉन्सर या फिर टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, तो ऐसी मीटिंग्स टैक्सेशन फ्री हैं, आप इनको कभी भी कर सकते हैं, आपको कोई कंपेल नहीं करेगा कि आप इसके लिए टैक्स दें। एंड फाइनली यू हैव आर्टिकल 28 which gives you freedom from attending religious instructions. मान लीजिए कहीं पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस ले डाउन की जा रही हैं, अगर आप वैसा उसको नहीं सुनना चाहते तो आपको पूरी फ्रीडम है कि आप ऐसा करें। आपको नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते, आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता कि आपको ये करना ही करना है, राइट? ये हमारा फ्रीडम था टू रिलीजन। नाउ लेट अस लुक एट आवर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसमें पहला है आर्टिकल 29। अंडर आर्टिकल 29 दिस गिव्स यू प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। हमारे देश में दोनों मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, तो माइनॉरिटी को प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 29। इसमें आप अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर को कंजर्व कर सकते हैं। यू कैन कंजर्व योर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या फिर आपकी जो कल्चर है। और आपको किसी भी सिटीजन को किसी भी तरीके के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने से मनाही नहीं की जा सकती। कौन से इंस्टीट्यूशंस में? जो कि मेंटेन किए जा रहे हैं बाय स्टेट या फिर जो एड रिसीव कर रहे हैं थ्रू स्टेट।
किस बेसिस पे आपको मना नहीं किया जा सकता? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली रिलीजन, आपके धर्मनिरपेक्षता, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। इन 4 बेसिस के आधार पर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन डिनाई नहीं किया जा सकता। कौन से इंस्टीट्यूशंस में? जो स्टेट द्वारा चलाए जाते हैं या फिर जिनमें एड जाती है थ्रू स्टेट्स। ऑन ग्राउंड्स ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज ओनली। ओनली इज द स्टार मार्क्ड वर्ड ओवर हियर, ठीक है। एंड देन वी हैव आवर आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या है? आर्टिकल 30 है ये राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसके अंडर माइनॉरिटीज को राइट दिया जाता है टू एडमिनिस्टर एंड एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। उनकी चॉइस के हिसाब के इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। देन इनको एड ग्रांट करने में द स्टेट इज नॉट अलाउड, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। माइनॉरिटीज को ग्रांट देने के लिए, ग्रांट और एड देने में द स्टेट इज नॉट अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन माइनॉरिटीज एंड मेजॉरिटीज। जो कंपनसेशन फिक्स की गई है फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन माइनॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस में, वो उनको देनी ही पड़ेगी। एंड फाइनली इसमें राइट है माइनॉरिटीज के पास कि वो अपने बच्चों को, दे कैन इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। अपनी मातृभाषा में वो अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। दिस इज योर आर्टिकल 30, राइट। अब इसके बाद था हमारा आर्टिकल 31। लेकिन आपको याद होगा मैंने शुरू में आपको बोला था ये था राइट टू प्रॉपर्टी। इसको फंडामेंटल राइट्स में से रिमूव कर दिया गया था। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से? तो आप बोलोगे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। एंड अब ये क्या है? अब ये एक लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A। दिस इज अ लीगल आर्टिकल अंडर आर्टिकल 300A। तो अब हम इसको काउंट ही नहीं करते, है ना, एज अ फंडामेंटल राइट हम इसको काउंट नहीं करते। तो अब हम सीधा चलते हैं हमारे आर्टिकल 32 की तरफ, जिसको कि B.R. अम्बेडकर जी ने हार्ट एंड सोल बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हर पेपर में क्वेश्चन मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। यूपीएससी हो, स्टेट के एग्जाम्स हो, आपके रेलवेज के हो, आपको ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला होगा। तो इसके अंदर आती हैं हमारी रिट्स। रिट्स क्या होती हैं बच्चे? रिट्स होती हैं आपका राइट कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है तो आप कोर्ट जा सकते हैं एंड यू कैन इशू अ रिट। अब ये पावर किसको दी गई है? द पावर टू इशू इशू रिट्स इज गिवन टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, दोनों को दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की है इसी आर्टिकल के अंदर, दैट इज आर्टिकल 32। हाई कोर्ट की आती है अंडर आर्टिकल 226। एंड हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है रिट्स को लेके वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। इसके पास वाइडर स्कोप है क्योंकि हाई कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ किसी भी और तरीके की भी अगर कोई केस है वायलेशन का, उसमें भी आप रिट इशू कर सकते हैं फ्रॉम हाई कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रिट्स आर ओनली लिमिटेड टू योर फंडामेंटल राइट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस आपको याद रखनी है। आर्टिकल 32 एंड 226 दोनों रिट्स के हैं। 226 आपका हाई कोर्ट का है, 32 आपका सुप्रीम कोर्ट का है। और हाई कोर्ट के पास ज्यादा जुरिस्डिक्शन है रिट इशू करने की, मतलब वो फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अगर कोई और भी केस है और वायलेशन, उसमें भी आप रिट इशू कर सकते हैं ओनली फ्रॉम हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स, राइट। ये आपको याद रखना है। हमें 5 तरीके की रिट्स प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहली है आपकी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस ये आपकी पहली रिट है जिसका मीनिंग है टू हैव द बॉडी ऑफ।
टू हैव द बॉडी ऑफ। तो इसका क्या मतलब है? ये एक ऑर्डर है जो इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा किसी पर्सन को अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आपको कई तरीके के राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं डिटेंशन के खिलाफ। तो अगर आपका वो राइट किसी भी तरीके से हार्म हो रहा है तो आप हिबियस कॉर्पस की रिट इशू करेंगे, जिसमें कोर्ट उस आदमी से पूछेगा कि इनको इलीगली डिटेन क्यों किया गया है, राइट। और अगर आपकी रिट सही ग्राउंड्स पे हुई तो आपको फ्री कर दिया जाएगा। बट हिबियस कॉर्पस कैन नॉट बी इशूड इन केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में आप इसको इशू नहीं करेंगे, क्योंकि तब वो आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, तब वो आम आदमी की प्रोटेक्शन के लिए है। उस केस में हिबियस कॉर्पस नहीं लगेगा। ये आपको याद रखना है, ये एक पर्सन के खिलाफ मूव किया जाता है, राइट। देन द नेक्स्ट जो आपकी जो दूसरी रिट है वो है मैंडमस। क्या है वो है मैंडमस। मैंडमस का मतलब है वी कमांड। वी कमांड, ये है मैंडमस का मतलब। इसका क्या मतलब है? ये जो रिट है वो कोर्ट इशू करता है टू अ पब्लिक ऑफिशियल। पब्लिक ऑफिशियल, इसको आप अपने नोट्स में अंडरलाइन करेंगे, पब्लिक ऑफिशियल को, जिसमें उनको बोला जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, प्लीज परफॉर्म इट इन अ प्रॉपर मैनर। ये किस किस के खिलाफ इशू की जा सकती है, ये ही क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर, तो प्लीज ध्यान से सुनिए। पहला है पब्लिक बॉडी, किसी भी पब्लिक बॉडी के खिलाफ आप इसको इशू कर सकते हैं। देन दूसरा है एन इंफीरियर कोर्ट। एक इंफीरियर कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को इशू कर सकता है, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जोनल कोर्ट्स को, एंड सो ऑन। एक ट्रिब्यूनल के खिलाफ इशू किया जा सकता है। देन आपका जो कोई भी कॉरपोरेशन है आप उसके खिलाफ ये मूव कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप ये पॉइंट्स को अच्छे से अपने नोट्स में लिखें, हाईलाइट करके रखिए इनको और इनको अच्छे से याद कीजिए, राइट। यही आपका क्वेश्चन बनते हैं आगे जाके। तीसरा आपका जो रिट है वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, इसका क्या मतलब है? बाय व्हाट अथॉरिटी। क्वो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। और जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, इसको इशू किया जा सकता है किसी भी आदमी की लीगैलिटी चेक करने के लिए कि आप इस ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं, हमें आपको लीगली देखना है कि क्या आपके पास ये अथॉरिटी है भी या नहीं। तो ये रिट सिर्फ सब्सटैंसिव पब्लिक ऑफिस जो कि एक परमानेंट कैरेक्टर का है, सिर्फ उसी के खिलाफ मूव की जा सकती है जो कि एक स्टैट्यूट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट कैन नॉट बी इशूड, ये मैं लिख ही देती हूँ आपके लिए, कैन नॉट बी इशूड किसके केस में? इन केस ऑफ अ मिनिस्ट्रियल ऑफिस। आप किसी मिनिस्टर के खिलाफ ये मूव नहीं कर सकते। एंड प्राइवेट ऑफिस, किसी भी तरीके के प्राइवेट ऑफिस में जाके आप क्वो वारंटो की जो रिट है वो इशू नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी चौथी जो रिट है वो है प्रोहिबिशन की। अभी नाम ही आपको बता रहा है, प्रोहिबिशन का इंग्लिश का मतलब क्या होता है? टू फॉरबिड, रोकना। तो क्या होता है इसमें एक कोई भी हायर कोर्ट है, जो एक सुपीरियर कोर्ट है, जो वो अपने इंफीरियर कोर्ट को मना कर सकता है किसी भी केस के में जिसमें वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन को एक्सीड कर रहा हो। कि मान लीजिए जो आपका इंफीरियर कोर्ट है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन के खिलाफ जाकर कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा है, तो जो आपका हायर कोर्ट है वो इशू करेगा छोटे कोर्ट को प्रोहिबिशन की रिट, जिसमें उनको वो डिमांड करेगा कि आप ये नहीं कर सकते। प्रोहिबिशन की ही टाइप, नॉट एक्चुअली प्रोहिबिशन की टाइप, बट प्रोहिबिशन के बाद आती है हमारी आखिरी रिट जो है सर्शररी।
जो आती है टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। तो क्या इसमें क्या केस है? इसमें मान लीजिए कि एक जो आपका इंफीरियर कोर्ट है, जो आपका छोटा कोर्ट है, सॉरी 1 सेकेंड, इसमें मान लीजिए जो आपका इंफीरियर कोर्ट है उसने ऑलरेडी अपने जजमेंट पास कर दी। इन्होंने अपनी जजमेंट, जो इनकी जजमेंट है, सॉरी, इंफीरियर कोर्ट ने जो अपनी जजमेंट है वो पास कर दी, तो वो जजमेंट को आपका सुपीरियर कोर्ट क्वैश कर सकता है। मतलब कि वो इसको इल्लीगल बोल के इसको बंद कर सकता है बाय इशूइंग द रिट ऑफ सर्चुरेरी। याद क्या रखना है? जजमेंट आने से पहले प्रोहिबिशन लगेगी, जजमेंट से पहले। दिस इज बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट। और ये क्या है? आफ्टर जजमेंट। सर्चुरेरी आफ्टर जजमेंट लगेगी और प्रोहिबिशन बिफोर जजमेंट। ये आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके फंडामेंटल राइट्स जो कि आपके पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर से आपके फंडामेंटल राइट्स समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।